नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये UPPSC प्री 2020 पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 2020 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराएंगे। ठीक है ना। चलिए, एक्स्ट्रा बातें कुछ नहीं बोलनी है, वैसे भी पेपर बहुत लंबा हो जाता है, तो सीधा प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? लौह विद्यमान होता है Fe। तो ये प्राकृतिक पदार्थ है आपका मायोग्लोबिन। आंसर है इसका डी। ठीक है ना, क्योंकि मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी होता है, मायोग्लोबिन भी है। तो जो मांसपेशियां होती है ना, उनमें उपस्थित होता है ये, और ऑक्सीजन के भंडारण की इकाई के रूप में काम करता है। हीमोग्लोबिन भी क्या काम करता है? आपका रक्त में होता है ना हीमोग्लोबिन, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रवाह का काम करता है, लेने ले जाने का। तो दोनों ही हैं, हीमोग्लोबिन होगा तो वो भी, और मायोग्लोबिन भी होगा वो भी, जिसमें लौह पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो ये है आपका उत्परिवर्तन। क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन इसे बोलते हैं। और अगर आपने सारे पेपर जो हमने 2013 से कराए अगर किए होंगे, तो उसमें ये हमने एक्सप्लेनेशन में किया था। क्योंकि अब देख करके लग रहा होगा, वैसे पहले भी किए होंगे। अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई देख रहा है और फर्स्ट टाइम अगर उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने शुरू किए होंगे, तो ये चीज़ देख पा रहे होंगे कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका फोटो सेल का। किसका उपयोग किया जाता है? फोटो सेल का। ठीक है ना, क्योंकि फायर प्रकाश स्रोत होता है और उसको प्रकाश सेंसर के तौर पे उसे उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नाम चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ नया पूछ लिया इसने, है ना, जबकि हम रिपीटेशन में उसको कर चुके हैं पहले। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, अगर इन ऑप्शन को देखोगे तो इसमें तुम्हें कुछ ऑप्शन ऐसे दिखाई देंगे जो जिसके बारे में तुमने पहले से पढ़ रखा है। जैसे नियोप्रीन आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पढ़ रखा होगा। ये मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने ये बताया कि ये आपने पढ़ रखा है पहले। तो ये कह रहा है कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो पहले तो थर्मोप्लास्टिक आपको पता होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक होता क्या है ना। तो थर्मोप्लास्टिक एक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएंगे। थर्मोप्लास्टिक को अगर गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएंगे, और ठंडा करने पर फिर से कठोर हो जाएंगे। तो उनके एग्जाम्पल हैं कुछ आपके, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, टेफ्लॉन है, पॉलीविलाइन पीवीसी है ना, पीवीसी भी है। और ये इसका मतलब ये है कि टेफ्लॉन आपके थर्मोप्लास्टिक हैं, पॉलीस्टाइरीन आपके थर्मोप्लास्टिक हैं, पॉलीथीन आपके थर्मोप्लास्टिक हैं, पीवीसी आपका थर्मोप्लास्टिक है। ये पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो नियोप्रीन आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो आखिर फिर नियोप्रीन है क्या? तो ये आपने जब पढ़ा था तो ये था रबर, थायोकोल रबर जिसे बोलते हैं। ये रबर का उदाहरण है ना। तो इसको, ये जो नियोप्रीन है वो संश्लेषित रबर है। क्या है? रबर। ठीक है ना। चलिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? कौन सा अंग है जहाँ से आप जो प्रोटीन खाते हो उस प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है? क्योंकि मसल्स गेनर हो रहा है प्रोटीन, जिम वगैरह में जाओ तो प्रोटीन सप्लीमेंट जब लेते हैं तो प्रोटीन्स ही होता है। उसके बाद आप सोयाबीन खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, है ना, पनीर खा रहे हो, तो ये प्रोटीन्स के लिए रहता है। तो उसका जो पाचन होता है वो अंग में कहाँ शुरू होता है? तो उसका पाचन जो शुरू होता है आपके बॉडी में वो होता है आमाशय से, है ना, क्योंकि आमाशय में प्रारंभ होता है। तो जो HCl पाया जाता है वहाँ, है ना, क्या? HCl। तो HCl की जब उपस्थिति वहाँ होती है आमाशय में, तो वो पेप्सिनोजन सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदल जाता है ना, वो पेप्सिन में बदल जाता है। तो वो होता क्या है कि प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है, प्रोटीन को आपका सरल अणुओं में तोड़ देता है, HCl उसमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में रोग हो जाता है। अब ये क्वेश्चन आप अगर देख के कहोगे तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, पूरा का पूरा सेम टू सेम एकदम। ये हमने B1 वेरी क्योंकि पॉलिश करते हैं चावलों को तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो आपको मालूम है B1 है वेरी मतलब थायमीन,
इसका जो साइंटिफिक नेम है ना। और जब आप पॉलिश सफ़ेद चावल या पॉलिश किए हुए चावलों में विटामिन B1 की मात्रा बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होती है बड़ी कम होती है ना। बाकी आपको मालूम है कि B1 के स्रोत कौन कौन से हैं, तो मूंगफली खाओ, तिल खाओ, सोयाबीन, अनाज, है ना, अंडे, दूध। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। अब ये क्वेश्चन भी तुम देखने के बाद यही कहोगे कि हाँ जी ये भी हमने किया हुआ है पहले, है ना। ऐसे कोई अतरंगी क्वेश्चन नहीं पूछ लिया तुमने जो हमने नहीं पढ़ा था पहले। क्योंकि रुधिर का थक्का जमाने के लिए, रुधिर का थक्का जमाने में ये हेल्प करती है विटामिन की, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब 2 कथन दे रखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। क्या मानव मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको समझाया नहीं था उस तरीके से चित्र बना करके? ये 2 पार्ट बांटे थे हमने उस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। तो मानव मस्तिष्क के बारे में निम्न कथन है कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए दोनों आंसर आपके सही हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लिख रखा है कि मेडुला ओब्लांगेटा सेरेबेलम मस्तिष्क के भाग, मानव मस्तिष्क के संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखता है। पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, पता नहीं क्या ही लिख दिया है। चलिए, बाकी प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में एक्सप्लेनेशन किया था, वो आप देख सकते हो जब आप दोबारा से रिवाइज मारोगे उसे ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? आ गया ना। मैं आज ही वो जो ऑडियो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट करा रहा था ना, तो उसमें हींग जो है, हींग हाथरस की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हींग हाथरस की है। तो ऑडियो वाले जो मेरी वीडियो पड़ी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली, तो उसमें हींग ऑप्शन है। तो वहाँ मैं बोल भी रहा था कि हाँ हींग कहीं आया था। तो यही है, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग हमारी वृक्ष से प्राप्त की जाती है, ठीक है। इसमें जो है फेरुल फोइटिडा पाया जाता है। नहीं, ये जो है हींग, उसका पौधे का नाम है फेरुल फोइटिडा। ये फेरुल है और फोइटिडा, ठीक है ना, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, कथन और दूसरे को कारण। तो ये एक तो कथन लिख देता है, कारण होता है ये, ठीक है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। मान लिया हमने कि अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये भी सही है कि जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, बट प्रतीप सुक्रोज को जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है इसलिए वो अधिक मधुर होती है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है इसलिए अधिक होती है। बात दोनों सही है, तो इसका आंसर आपका जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना। नीचे आपकी एक धातु दे रखी है एक साइड में, और आपकी दूसरी साइड में दे रखी है कि उनका गुणधर्म क्या है ना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को चाकू से काट सकते हो आप, है ना। वैसे सोडियम को मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, वो शायद सुना होगा आपने, है ना। चांदी विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, जो मिल जाए उसको लगाते जाओ, है ना। सीसा लेड जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। अब आंसर मैच कर लो, ए से ही मैच करके देखो। ए का 4 है तो ए का 4 2, तो ये तो बाबा टाटा कर दो, राहुल गांधी के अंदाज में ख़त्म करो इन्हें। 50% आपने काम ख़त्म कर दिया। बी ऑप्शन पे जैसे ही जाओगे, या सी ऑप्शन पे चांदी विद्युत का सुचालक होता है, तो सी का आपको 1 मिल गया। सी को जैसे ही 1 मिल गया, आपका आंसर मिल चुका है। और बी का 2 आपका कमरे के तापपत्र द्रव। ये मिलान वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? क्या ये क्वेश्चन आपको पहले नहीं मिला? बताइए। नहीं मिला होगा तो बताओ। ये बिल्कुल मिला है आपको, है? तो बताइए कौन सा इसमें कृत्रिम पदार्थ नहीं है। तो ये 2020 का हम पेपर कर रहे हैं, उसी में लौट फिर करके देखो ऑप्शन आ गया ना। नियोप्रीन यहाँ पे भी आपको देखने को मिल गया, टेफ्लॉन ऊपर वाले ऑप्शन में थे वो भी देखने को मिल गया। आपको मालूम है ये संश्लेषित क्या है? रबर है। तो कृत्रिम पदार्थ तो है ही है फिर, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। तो ये नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है ना। तो लेक्सॉन, टेफ्लॉन, ये सब आपने पढ़े थे अभी, थर्मोप्लास्टिक के रूप में पढ़े थे ना। लेक्सॉन, टेफ्लॉन को थर्मोप्लास्टिक में हमने ऊपर बताया था, लेक्सॉन भी थर्मोप्लास्टिक है। नियोप्रीन आपकी संश्लेषित रबर है। 5, अब ये आंसर इसका वैसे फाइब्रोइन है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेसे हैं। क्या है ये? रेसे। तो ये नेचुरल है, बाकी ये तीनों आपके आर्टिफिशियल है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमको, और सूची 1 में पदार्थ दे रखा है, फिर उनके अनुप्रयोग दे रखे हैं, एप्लीकेशंस। तो
इसमें भी आपको देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का इतना बड़ा फ़ायदा है, मैं क्या बताऊँ। ढंग से रट लिए जाएँ तो आपका आधा काम तो हो गया बस। सिल्वर आयोडाइड AgI पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? कृत्रिम वर्षा के लिए काम किया जाता है। क्या जिंक फॉस्फाइड हम पढ़े थे? रोडेंटनासी था, कृंतकनासी वहाँ नहीं दे रखा था, ऑप्शन में था रोडेंटनासी, वहाँ भी मैचिंग वाला ही वर्ड था, तो यहाँ और याद कर लो। ये 2 ऑप्शन तो आपको वैसे ही मिल गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2 ऑप्शन आपको मिल गए तो मिला के देख लो। सी का 1 मिलाओ पहले तो सी का 1 मिलाओगे तो आप 2 ऑप्शन तो समाप्त कर लोगे, कम से कम 2 ऑप्शन बचे अब आपके पास। डी का आपने 4 से मिला दिया, डी का जैसे ही 4 से मिलाया आपको आंसर मिल गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपका पेपर सॉल्व। अब आपको नीला तोता और योशिन ना भी पता हो तो आंसर हो चुका है। हो गया कि नहीं हो गया? ए का 2 मिला दो अब, कवकनासी या नीला तोता, और वहाँ कवकनासी भी ऑप्शन में था तो कवकनासी का कुछ और मिला रखा था वहाँ, है ना। और ईओसिन का आपने जो है लाल स्याही से मिला दिया। यहाँ ये याद कर लो, अगली बार फिर घूम फिर करके कहीं नीला तोता दे दे, ईओसिन दे दे तो आप परिचित तो रहोगे ना उससे। चलिए, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो श्री पर्वतीय किसको कहा गया है? इक्ष्वाक वंश के शासकों को श्री, और सिर्फ इन्हें श्री पर्वतीय नहीं कहा जाता था, इनको आंध्रभृत्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आंध्रभृत्य, जिसका अर्थ होता था आंध्रों का नौकर, क्योंकि इनका क्षेत्र ही था शासन करने का, कृष्णा गुंटूर क्षेत्र वाला। तो ये पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे। इक्ष्वाक वंश के जो शासक हुए थे ये पहले सातवाहनों के सामंत हुआ करते थे, है ना। बाद में इन्होंने जो है स्थापना करी अपने वंश की, और ये वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इक्ष्वाक वंश के राजा कौन से धर्म के अनुयायी थे? वैदिक धर्म के अनुयायी थे, ठीक है ना। चलिए, और इनका संस्थापक था श्री शांतमूल। मौर्य काल में एग्रोनोमोई, मौर्य काल में ये टर्मिनोलॉजी तो पूछता ही है, तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके मार्ग निर्माण से, ठीक है ना। चलिए, बाकी मौर्य काल के और भी यहाँ दे रखे हैं कि राजस्व प्रबंधक, समाहर्ता, माप तोल की जांच करने वाला, पोतवाध्यक्ष, बाजार पर नियंत्रण करने वाला पण्याध्यक्ष, ऐसा दे रखा है, ठीक है। महाजनपद दे रखे हैं, देखो 16 के 16 महाजनपद आपको पता होने चाहिए, विद उनके क्षेत्र के साथ और उनकी कैपिटल के साथ, ठीक है ना। और बाकी तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के होंगे तो ये क्वेश्चन वहाँ से हो जाना है, क्योंकि आपको मालूम है सूरसेन मथुरा पहले से आ रखा है ऑलरेडी, तो सी का 1 से मिला दो। जैसे सी का 1 से मिलाया 2 ऑप्शन आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए कि नहीं कर दिए। बाकी और जो कुरु वो हरियाणा वाला क्षेत्र है, जब हरियाणा वाला क्षेत्र है तो कौन सा? इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली वाला एरिया है अब, तो कुरु का मिल जाता है 4 से, तो बी का 4 से मिला लो, आंसर आपको पहुंच जाएगा। ये लो आंसर, ठीक है ना। ए का 3 से मिला दो। मत्स्य, मछली से कल किसकी? अनुष्का शर्मा की। अनुष्का शर्मा रहे विराटनगर, तो विराटनगर, तो ए का 3 और डी का 2, है ना। अस्मक का पोतन। रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर, कुछ में अब हो जाए बवाल काट दोगे और इतना टफ हो गया होता है, लेकिन ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हमको इंसाइट जनरेट होगी ना, हमको ये तो कम से कम तगड़े करने हैं, उसके बाद आगे देखेंगे, पहले ये तगड़े करने हैं हमको। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हाँ बिल्कुल जानकारी है। और क्यों जानकारी है ज़्यादा? क्योंकि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया था, जिनमें उनकी विजयियों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। बात एकदम सही कह रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कारण जो है कथन की पुष्टि भी करता है, ठीक है ना। चलिए, ये कह रहा है निम्न में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका आंसर बताइए अब क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका V.S. वाकंकर। कौन सा? V.S. वाकंकर। बाकी थोड़ा सा डिटेल में इधर इन्होंने दे रखा है, क्योंकि भीमबेटका गुफा आपकी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है ना। और इसकी खोज कब हुई थी? आपकी हुई थी खोज 1957 में, ठीक है ना। और ये विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है, और इसके दक्षिण में आप देखोगे कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। तो V.S. वाकंकर, ठीक है ना। अब एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2, वो भी एक तरफ हड़प्पा स्थल है, कहाँ पर है आज के टाइम में, कौन सी जगह स्थित है, तो वो आपको देखना है। मेंस का आप करते हो यूपीपीसीएस का, तो उसमें आपने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आपने खोजे हुए हैं, हड़प्पा सभ्यता के लिख रखे हैं। ये हुलास, सहारनपुर, ऊपर बड़गांव भी तो सहारनपुर में ही है। अब मैं तो फिर भी तुम्हें जिला बता रहा हूँ, यहाँ तो सिर्फ यूपी ही पूछा है खाली। तो डी का 1, मैं तो प्रीवियस ईयर का बता रहा हूँ जो हमने पढ़ रखे हैं, है ना। तो 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए इसी से। बालू कहाँ है? हरियाणा में। बालू कहाँ है?
हरियाणा में तो ए का 3 जा रहा है, ए का 3 जाएगा आंसर, तो वो तो 2 में दिख रहा है हमको। मांडा जम्मू कश्मीर, ये प्रीवियस में आपने पढ़ रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जी नया दे दिया एकदम, तुमको सारे स्थल पता होने चाहिए, पर प्रीवियस में जो आ रखे हैं वो तो पता होने चाहिए, उसमें तो गलती नहीं करोगे तुम। तो बी का 2, तो जैसे ही आपका बी का 2 आंसर हो जाएगा तो आंसर पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना। और पढ़ रही है आपको गुजरात में, याद कर लो उसको भी, नहीं याद तो कहीं फिर से दिखाई दे जाए फिर आप चौंक जाओ एकदम से, ये क्या हो गया भाई। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग ने, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। मतलब मुल्तान में जो सूर्य मंदिर पाया जाता है, तो उस सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग ने भी किया, आबू जईद ने भी किया, अल मसूदी ने भी किया, अल बरूनी ने भी किया, मान लिया। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं ये वैलिड है, ठीक है ना। क्योंकि मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है उसे आदित्य सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ना, और ये हिंदू मंदिर है ना, क्योंकि इसका निर्माण जो हुआ था वो कृष्ण के पुत्र सांब ने कराया था। किसने? सांब। नीचे वाला ऑप्शन उसी से जा रहा है ना कि सांबपुर यात्रोत्सव, तो इनका जो निर्माण कराया था वो कृष्ण के पुत्र थे सांबु। तो सूर्य पूजा के उपलक्ष्य में सांबपुर यात्रोत्सव मनाया जाता है। इसका वर्णन जो ऊपर नाम दिए गए उन्होंने किया था, ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? जब ये कह रहा है कि प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था, है ना, तो बताइए किसे भेजा गया, VP वाडिया को या NM जोशी को? देखो इसका ना UPPCS ने आंसर माना था VP वाडिया, है ना। वैसे इसका आंसर होना चाहिए था NM जोशी, क्योंकि VP वाडिया थे सलाहकार के रूप में। कैसे रूप में? सलाहकार के रूप में। बट प्रतिनिधि के रूप में तो NM जोशी थे। बट आंसर अब UPPCS अपने आप में जो वो कह दे वही चलेगा, बट ये थे प्रतिनिधि तो NM जोशी, ठीक है ना। बाकी आंसर उन्होंने VP वाडिया माना था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता की दे रखे हैं इधर, मतलब वो सभ्यता कैसी थी। आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है? तो प्रथम नगरी सभ्यता के रूप में जानी थी। 1 और 4 से मिला दो, 1 और 4 से मिलाए आपको आंसर वैसे ही मिल जाना है ना। पेपर तुम्हारे थोड़े से दिमाग के साथ खेलता है। पहले वो दे रखे हैं, उनको तुम्हारे हाथ में बहुत तगड़ी पकड़ होनी चाहिए, जैसे ही पकड़ होगी पेपर को हिला के फेंक दोगे आप। तो सिंधु घाटी की सभ्यता नगरी सभ्यता है, 1 और 4 से मिला दी हमने। अब बाकी आप मिला दो बी का 3 से। उत्तर वैदिक सभ्यता आपकी कृषक सभ्यता हो गई थी, ऋग्वैदिक सभ्यता आपकी जो है चारागाह सभ्यता थी, मध्यकाल में जमींदारी प्रथा थी। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो ये ग्रंथ दे रखे हैं, इनमें कुछ ग्रंथ आपने पहले भी कर रखे होंगे और नहीं करे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनको आप क्रम से लगाना है। क्या करना है आपको? क्रम से लगाना है इसे। और जब ना पता हो तो कम से कम इतना पता हो अगर इसमें कि ये जो बुक्स हैं ये किसके समय पे या किसने लिखी थी। तो फतवा जहादारी लिखी गई थी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा, है ना, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। तो इनका जो टाइम पीरियड था उस समय लिखने का, जियाउद्दीन बरनी ने जो ये बुक लिखी थी, तो उनका समय था आपका 1357 से 1357 के बीच में, है ना, 1357 के बीच में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी हुई है, ठीक है ना। किताब उल हिंद किसने लिखी है? भाई पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है, 13वीं शताब्दी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद को तारीख हिंद के नाम से भी जानते हैं, जो ये महमूद गजनवी ने लिखी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय पे लिखी किसने थी? ये अल बरूनी ने लिखी थी। किसने? अल बरूनी ने किताब उल हिंद। और तबाकत ए नासिरी, ये बुक आपकी पहले पेपर में आ चुकी है, प्रीवियस वाले में। तो ये थी मिन्हाज उस सिराज के द्वारा, जो मोहम्मद गौरी की भारत विजय से लेकर के वर्णन किया गया इसमें 1260 तक का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जाएगा 3, 2, 4, 1, ठीक है ना, क्योंकि किताब उल हिंद जो लिखी गई थी वो पहले लिखी गई है काफ़ी, ठीक है ना। क्योंकि अल बरूनी के टाइम बताना महमूद गजनवी का हम, तो वो 11वीं शताब्दी का था, ये 13वीं शताब्दी का जा रहा है, तो वो लास्ट में जाएगा, ठीक है। चलिए 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया, गोलकुंडा किले पर, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? जिस समय औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया था, तो अबुल हसन कुतुब शाह। कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा के शासक थे, ठीक है ना।
क्योंकि गोलकुंडा में कुतुबशाही राजवंश था, है ना, और उसकी स्थापना आपकी कुली कुतुब शाह ने करी थी, और ये अंतिम शासक बन गया था फिर आपका अबुल हसन कुतुब शाह, क्योंकि गोलकुंडा कब्जा दिया फिर। 2 कथन दे रखे हैं। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, बिल्कुल सही है। देख रहे हो, अकबर ने, आज की डेट में तो है नहीं आंसर। इधर अधिकारी दे रखे हैं आपके, और इधर आपके कर्तव्य दे रखे हैं उनके, ठीक है ना। तो दीवान ए तन, तन से हमने जोड़ लिया था वेतन, क्या है, दीवान ए तन वेतन। तो वेतन का इसमें कहाँ दिख रहा है तुम्हें, तो जागीर के वेतन का देखना, ए का 3 मिला, तो 2 ऑप्शन आपके उड़ चुके हैं अब तक, ठीक है ना। अब देख लेना हम सही जा रहे हैं कि नहीं सही से, अरे पता चला कहीं और ही घूम के चले आए हम। चलिए आगे देखते हैं। मुस्तारफी क्या है और मुसरिफ क्या है, मुस्तारफी और मुसरिफ, और वक्यानवीस। और वक्यानवीस को याद रखे थे, वो हर एक वाक्य को जो है, वक्यानवीस का मतलब है हर एक वाक्य को बोलना, मतलब हमारे अनुसार याद करने के लिए। तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने का काम करता था वक्यानवीस। तो डी का आपका 2 हो गया, तो डी का जैसे 2 हुआ आपका आंसर मिल चुका है। बी का 4 मिला दो। मुस्तौरफी का राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करते थे, और मुशरिफ आपके कार्यालयों के संभालने का काम करते थे, ठीक है ना। और बस बहुत है ना इतना। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये 4 नाम दे रखे हैं। इसमें से कुछ नाम तो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। क्या शेख निजामुद्दीन औलिया आपने पढ़े नहीं थे पहले? इनका जब नाम पूछा था महबूब इलाही किसको जाना जाता है, तो हमने कहा था महबूबा कौन, आलिया महबूबा। तो बोले अब लड़कों ने तो महबूबा आलिया को बना लिया, लड़कियां क्या होना है, तो मैंने कालिया को बना लो। तो याद करने के लिए बोला था, लेकिन वो डायलॉग याद रहते हैं आगे तक। तो औलिया को याद किया था, मुल्तान में थोड़ी थे वो, कहाँ थे, दिल्ली से संबंध है इनका। बाकी ये 3 नाम जो हैं, ये नए अगर हमें दिख रहे हैं तो उनको याद कर लो। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, आपने पहले पढ़ रखा है इनको, है ना। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद। शेख मोहम्मद हुसैनी, ये गुलबर्ग। हमारा आंसर आपका ये है। निम्न में से किस मुगल कालीन शहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? मतलब एक फिरोज शाह की रजवाह थी, उसको पुनर्जीवित करके किस शहर का निर्माण किया गया था, कब, मुगल समय में। मुगल कालीन नहर है, तो ये है सहाब नहर। कौन सी? सहाब नहर, ठीक है ना। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को बहुत सुदृढ़ किया था, है ना, दिल्ली सल्तनत का जब समय चल रहा था, तो उसी नहर को फिर मुगल समय पे आकर के थोड़ा सा और डेवलप किया गया, तो वो सहाब नहर थी। निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस, राइटर का नाम मतलब बुक का नाम दे दिया, किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए। तो किताब नौरस लिखने वाले हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इनका टाइम पीरियड जो था वो 1580 से 1627 के बीच है, तो वही अकबर का टाइम है ना, 1627। अकबर का क्या, फिर उसके बाद तो जो है जहांगीर ने भी रखा होगा ना। तो किताब नौरस के जो लेखक थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, ठीक। एक्सला सापेल की 1718 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? क्या ये तुमने पहले नहीं पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में? अरे कभी इसको ऑप्शन में दे देता है, कभी ऊपर क्वेश्चन बना के ही दे देता है। आएगा तो सही, आपको टॉपिक पता चल गया कि यहाँ से पूछता ही है, तो उसको डिटेल में थोड़ा कर लो। एक्सला चापेल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी, बात तो सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, बताओ। तो बात सही है एकदम, उनको जो है पुनः प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। तो ये कर्नाटक जो युद्ध हुए थे, कर्नाटक बार 3 बार हुए थे, प्रथम कर्नाटक वार, द्वितीय कर्नाटक वार, तृतीय कर्नाटक वार। तो ये आपने पहले भी देख रखा है, द्वितीय कर्नाटक वार निर्णायक रहा था, है ना। तो वही है, ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था ऑस्ट्रिया में, उसका प्रभाव तुम्हारे यहाँ पड़ गया। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था 1748 का, ठीक है। बाकी और भी याद कर लो, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में था ये कुछ कानून दे रखे हैं जो बनाए गए थे उस समय जब हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन चल रहा था। तो सीधा सीधा दिख रहा था लॉर्ड लिटन के काल के समय के। शाही पद अधिनियम 1876, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, दोनों ही लॉर्ड लिटन के समय के हैं। मिला दो आप, बी का 1 से, ए का 2 से,
जैसे आपने बी का 1 से मिलाया, ए का 2 से मिलाया, आपका आंसर आ गया। मज़ा है भाई, मज़ा है। चलिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब मिलते हैं तो मज़ा है। C4 और D3। तो C का 4 से मिला दो 1861 का, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। डेट याद कर लेना। फिर से मिलेंगी, फिर रोना मत कि हमारा गड़बड़ हो गया है। रोने वाली कंडीशन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आंसू नहीं बहाओगे तुम। कुछ नया हो जाए तो अलग बात है, पर इनमें आंसू बहाओगे तो गड़बड़ है। फिर यहाँ आंसू नहीं बहाने आपको। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? भाई विलय की नीति किसने अपनाई थी, बताना मुझे। विलय की नीति किसकी थी? तो लॉर्ड डलहौजी की थी। तो भैया इसने विलय किया होगा, फिर कौन करेगा, है ना। तो 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया था इसने। ये तो ऐसे आरोप लगा रहे थे। और मैंने एक ट्रिक बताई थी, सतारा संभल ना सका, है सतारा संभल ना सका बघाट। उदय ने झांसे में ले लिया नागपुर को, तो उसकी डेट भी बता दी थी मैंने क्रम से, है ना। 48, 49, 50, 51 छोड़ दो, फिर 53, 54, 55, उस तरीके से। निम्न नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? अब ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बार बार आ जाता है गांधी जी की वजह से, क्योंकि गांधी जी गए थे उसमें, है ना। तो गांधी जी ने कभी पूछ लेता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो द्वितीय। अब पूछ ले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, तो नहीं लिया है में तो कौन आएगा बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, सरोजिनी नायडू भी थी, M.K. गांधी भी थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे, और कौन कौन था बताइए। और आपके मिल जाएंगे, देवदास गांधी भी मिल जाएंगे, घनश्याम दास बिड़ला भी थे, है ना, महादेव देसाई भी थे। और इनका जो जहाज़ था, उसका जहाज़ का नाम था राजपूताना। ये कुछ प्रथाएं हैं जो हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र में चलती हैं, है ना। तो वो क्षेत्र के नाम इधर दे रखे हैं, कहो तो राज्यों के नाम दे रखे हैं। तो ये जो जजमानी प्रथा है, ये तो यूपी में चलती है ना। 12 बलूट, मिरासी, अडाड़े। अडाड़े आपकी कर्नाटक में चलती है ना। अडाड़े आपकी कहाँ चलती है? कर्नाटक में चलती है। और बताइए आप, 12 बलूट आपकी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? 12 बलूट आपकी महाराष्ट्र में। और मिरासी कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो मिरासी कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो आंसर कौन सा होना चाहिए आपका, बताइए आंसर कौन सा होना चाहिए? क्योंकि UPPCS ने इसका आंसर दिया था आपका 1, 3, 4, 2, ये वाला आंसर दिया था। पर आंसर ये सही है, क्योंकि इसका आंसर उस हिसाब से तो ये होना चाहिए। ये होना चाहिए क्या? नहीं भाई, ये तो नहीं बिल्कुल होना चाहिए। आंसर आपका यही होगा, ठीक है ना। चलिए, पुस्तक दे रखी है और इधर उनके लेखकों के नाम दे रखे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम। मैं तो कह रहा हूँ जो तुम्हें आती हो शुरू से, तो तुम पहले उसी को उठा के ले लो। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अरे भाई D से 2 मिला दो यार, 2 कम से कम तो ख़त्म करो इनको। राहुल गांधी के अंदाज में बोल दो टाटा बाय बाय और ख़त्म। तो D का 2 से मिल गया। ए नेशन इन मेकिंग। मेकिंग मतलब बनाना। कौन बनाएगा? बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो C का आपका मिल गया 1। C का 1 मिलते ही आप तो आंसर पे उछल कूद मचा दिए। बाकी आप दोनों देखो। ए स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय। गीता रेस, बाल गंगाधर तिलक। याद कर लो अच्छे से, आंसर मिल गया आपको। निम्न में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? कभी ये पूछ लेगा कि डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको डेट याद रखनी होगी 1755। बस पूछने का अंदाज इधर से उधर करता है, कभी क्वेश्चन को आंसर बना देता है, कभी आंसर को क्वेश्चन बना देता है। तो स्थापना किसने करी थी? ये हैदर अली नहीं है बे, हैदर अली है बाबू, ऐसे नहीं होता है। बहुत गड़बड़ करते हो तुम प्रिंटिंग में। ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। आपको भी मालूम है कि की थी, बिल्कुल की थी। आपसे पूछा जाए तो आप पट से जवाब दे दोगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी, है ना, महलबाड़ी। तो ये भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था थी। कारण बताना है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। भाई अलग अलग वर्ग बन गए थे इसलिए थोड़ी की थी, लेकिन बात दोनों की सही है, तो B ऑप्शन तो जाएगा, क्योंकि बात तो ये दोनों सही है कमेंट की, लेकिन वो कथन को संतुष्ट नहीं करेगा कारण। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पहली बार आ रहा है क्या, जो एकदम चौंकोगे तुम? तो बताइए, भाग 9, ठीक है ना। कुछ और बताना ना। चलिए, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था?
बताइए क्या क्वेश्चन पूछा है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? क्या आपको आइडिया नहीं है कि एक तरफ लोकसभा फिर राज्यसभा है, मतलब एक तरफ केंद्र और एक स्टेट, उसके बाद आपका स्थानीय स्वशासन कब जोड़ा गया था बताइए। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था? 74वां कब आया था? तो ये आया था आपका 1992 में, है ना। उतना तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फिर भी वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अच्छा, आर्टिकल 3 में ऐसा क्या दे रखा है जो संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो भैया आपको अनुच्छेद 3 के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो है नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 के तहत नहीं होता, ये होता है आपका आर्टिकल 2 के तहत, है ना। अगर भारत में नए राज्यों को प्रवेश करना हो तो वो आर्टिकल 2 के तहत करते हैं, जबकि आर्टिकल 3 के तहत आप नए राज्यों का गठन कर सकते हो, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हो, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने की कोई भूमिका नहीं होती? मतलब संसद की भूमिका नहीं होती है, बाकी 3 में होगी और 1 में नहीं है, तो बताइए, या कितनों में नहीं है ये भी बताइए। मैं तो आंसर पर दूसरे तरीके से पहुंच गया, करेक्ट। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में संसद की भूमिका है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में संसद की भूमिका है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका है। केवल आंसर आपका आएगा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, इनको हटाने में संसद की भूमिका नहीं है। तो आंसर आपका आ जाएगा केवल 3, है ना। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाए जाने पर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है ना। वैसे ही आप देखोगे आगे कि उसकी प्रक्रिया जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, उसकी प्रक्रिया भी आपकी जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के ही समान है। चलिए आगे बढ़ लो जी, टाइम वैसे ही जा रहा है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण किसके कंट्रोल में रहता है भाई? पंचायतों के लिए कुछ तो बनाए थे। ओके याद आया ना, राज्य निर्वाचन आयोग 243 के। ओके, निम्न युग्मों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद आपको मालूम है ना, वित्त आयोग आपको पता है ना, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपको पता है ना, संघ लोक सेवा आयोग को पता है ना, चारों ही सही है भाई, ठीक है ना। इसको आंसर को हटा दिया गया था। भारतीय समुदाय का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? चारों सही है, लेकिन उसमें बता रहे थे कि आंसर की में ये आंसर उन्होंने दे रखा था, बट आपको भी मालूम है कि नहीं है ना। चलिए, भारतीय समुदाय का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सीबीसी संवैधानिक संस्था है क्या जो आर्टिकल में आएगी? नहीं है बाबू, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 268, 280 और 276, ये आर्टिकल तो अलग अलग चीज़ों से संबंधित हैं। चलिए, मेरी बैटरी टैब की बंद हो रही है, क्या मुझे चार्ज कर लेना चाहिए? चलो देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न अध्यक्षों पर विचार कीजिए, उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको, है ना। तो इसमें करंट में जो अध्यक्ष रही होंगी आपको उनका नाम पता होना चाहिए था, है ना। वो थी आपकी जो है करंट में 2018 की रेखा शर्मा। तो वो रेखा शर्मा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं। उनसे पहले जो थी कौन थी? 2011 में ममता शर्मा। तो सबसे लास्ट वाली तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो ममता शर्मा थी। तो 2 ऑप्शन आपका लास्ट में आना चाहिए, और 2 ऑप्शन आपका दोनों में लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये रटना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जो थी वो जयंती पटनायक थी। अगर आपको सबसे पहले भी पता होगा तो वहाँ भी पहुँच जाओगे, लेकिन अब आप देखोगे सबसे पहली वाली भी रख रखी है, सबसे बाद में हम ममता शर्मा पे गए थे तो वो भी रख रखी हैं। अब फंसा दिए इन्होंने इधर। तो ये क्वेश्चन टफ था सच में। ऐसे क्वेश्चन टफ होते हैं जब बड़ा रटना पड़ जाए, कोई चीज़ें तुम्हें क्रम से पूरी तरह से याद हों। हाँ, तो इसका आंसर वैसे ये जाएगा 1 4 3 2, ठीक है ना। बाकी अभी कौन है, अभी आप बताना कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 अड़ा बोल रहा है तो जे 371 जे, देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यह है हैदराबाद और कर्नाटक।
बाकी आप इनको बता सकते हो। नागालैंड का बताना मुझे कि नागालैंड को कौन से आर्टिकल में रखा गया विशेष स्थिति में, महाराष्ट्र और गुजरात को कौन से आर्टिकल में रखा गया विशेष स्थिति में। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताइए। मूल कर्तव्य कौन से भाग में है ना, भाग के क्या लिख रखे हो। हाँ, भारत का महान्यायवादी कौन से भाग में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कौन से भाग में है। तो इसका आंसर बताना कौन सा नहीं है। तो ये पूरा नहीं लिखा है इन्होंने, यहाँ लिखते भू भाग 4 का, 4 और का तो लिख रखा है, चलो भाग 4 का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। आपको पता नहीं है भारत के महान्यायवादी का जो आर्टिकल है 76 है, तो ये भाग 13 में कैसे पहुंच जाएगा, ये तो भाग 5 का हिस्सा हो रखा है ना। अगर आपको भाग पता है, उस समय से आर्टिकल लग जाते हैं, तो आर्टिकल से भी लग जाता है। तो ये आंसर इसका ये सी। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो आपको पता है प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, वो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं। और जो सत्ता पक्ष होता है, तो प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का ही अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। और इसे जो है स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। बड़ा पॉलिटी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इवन एनवायरनमेंट भी पढ़ रखा है, तो फिर ऐसा लगता है कि सब सिंपल ही है। कुछ चीज़ों में घुमाते हैं, कुछ अंतर कर देता है। तो 5 से 11 आपको मालूम ही है। कौन सा भाग है ये बताओ, भाग 2 है। फिर कथन कारण आ गया, है ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। अब बताइए इसी क्या कारण कथन पुष्टि कर रहा है। हाँ जी, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है, ठीक है। चलिए, राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। देखो, अधिकतम तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया था 91वां, तो उसमें हो गई थी कि 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन न्यूनतम कितनी है, तो वो है क्या, 12। कितनी है, 12, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। क्या आपको नहीं पता, सच बताओ, ये कितनी बार आ रखा है, रिपीटेशन में बता देना कितनी बार आ रखा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायिक कार्यपालिका और पृथक्करण। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सब के सब, ये 50 में है ना कि 48 में। 48 में पर्यावरण से संबंधित है, 48 से पर्यावरण से संबंधित है। अब आर्टिकल 48 बताना है तुम्हें, उसमें क्या है, ठीक है। बट इसका है पृथक्करण आर्टिकल 50। तो ये आंसर ही आपका सही है, क्योंकि यही गलत है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में पूछ रहे हैं कि भारत के महान्यायवादी के बारे में क्या है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए अर्ह हो। अच्छा, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। संसद नहीं, राष्ट्रपति करेगा भैया। राष्ट्रपति अगर 1 रुपये निर्धारित कर दे और वो राजी है तो वो उतना ही लेगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, इसका मतलब पहला सही है क्या, बताओ। तो पहला आपका सही है, ठीक है ना। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा जाता है, बिल्कुल। किसने कहा था, किसी भी ने, ठीक है। क्योंकि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्विचार का अधिकार है। क्योंकि गलत है बस, बाकी कथन तो सही कह रहा है वो, लेकिन क्योंकि जब हम लगा रहे हैं तो इसकी वजह से अर्ध संघात्मक नहीं है। तो बात तो ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो जॉइंट मीटिंग सामान्य विधेयकों पर होती है, धन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक नहीं हो सकती भाई इन पे, सामान्य विधेयकों पे होती है। आर्टिकल, बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रखा है, बारिश हो रखी है बहुत तेज। तो कोई आया था अभी जस्ट, मैंने वीडियो पॉज की थी क्योंकि छाता लेने आया था, बारिश हो रखी थी। और लाइब्रेरी जस्ट ऊपर है, तो जाना है रात को किसी को अपने रूम पे, मैंने कहा भाई ले जाओ। चलिए आगे बढ़े। 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्टिकल दे रखे हैं और प्रावधान दे रखे हैं इधर, है ना। तो क्या है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, 70 बड़ा दूर दूर के आर्टिकल है। अगर तुमको ना भी याद हो तो भी आइडिया लगा दोगे, क्योंकि एक आर्टिकल पता हो आपको, आर्टिकल 61 तो पता ही होगा, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित। A का 2 से मिलाइए आप, वैसे तो आंसर आप सीधे सीधे पहुंच चुके हो लोग आंसर पे। अब B का 3 से मिल जाएगा, 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना, C का 4 है ना, तो स्पीकर को हटाना, और
आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, याद कर लो इसे, कभी लौट फिर के आपको दिखाई दे जाए कहीं। भारत की संविधान सभा ने निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये था आपका 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। 47 नहीं है और 49 है, अपनाया गया, सत्यापित किया गया। तो 22 जुलाई 1900, तो ये कह रहा है कि किस 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। बाकी जो आपको डेट दिखाई दे रही है ना, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1948, ना तो ये है। बाकी आपको मालूम है कि 24 जनवरी 1950 कौन सी, ये वाली जो डेट है, इसको आपको राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया इस डेट को, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में बने थे हमारे, उनका चुनाव किया गया था इस दिन। तो 24 जनवरी 1950 डेट भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों, केवल पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? क्योंकि ये जो आपको समिति दिख रही है वो गरीबी रेखा से संबंधित ही सारी समितियां हैं, बट पूछ ये रहे हैं कि पोषक तत्वों के आधार पर किसने गरीबी रेखा का निर्धारण किया, ये बताना है आपको। तो ये समिति थी आपकी अलग समिति, कौन सी? अलग, जिन्होंने पोषक तत्वों को इम्पोर्टेंट रखा था, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने बताया था कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, शहरी क्षेत्रों के लिए लगा था 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। तो ये कैलोरी का जो मापदंड दिया था पोषक तत्वों के आधार पे, वो था अलग समिति का, ठीक है। अब ये कुछ सूचकांक दे रखे हैं आपके, है ना। तो इसमें था कि HDI मानव विकास सूचकांक, तो ये आपने मानव विकास सूचकांक को ऐसे याद कर रखा होगा, है ना। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, E से एजुकेशन और P से पर कैपिटा इनकम लीव। एक था गरीबी वाला, तो गरीबी HDI वाला, वो सारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमने बोला था गरीबी मतलब गो टू हेल्थ, तो हमने उसको याद किया था हेल्थ से, है ना, गो टी हेल्थ। तो मतलब हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, इस तरीके से याद किया था, इसको लीव से याद कर लिया, है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, तो ये तीनों आपके इसमें शामिल हैं। वो पूछ रहा है नहीं है, तो आपकी सामाजिक असमानता उसमें शामिल नहीं है, आंसर आपका डी है। गरीबी की संस्कृति, ये एक हमने किया था गरीबी का दुष्चक्र, जो साइकिल किया था, विशियस साइकिल, है ना, वो हमने नरक से, उनका नाम था नरक से, जो हैं पहले हम उसे भूल नहीं सकते, नरक से। तो लेकिन गरीबी की संस्कृति एक नया टर्म आ गया, ये किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑस्कर लुईस ने, ठीक है। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? मतलब एक माँ 2.1 बच्चा पैदा करे, कितना? 2.1 बच्चा, ये आपका प्रतिस्थापन दर है ना। इससे जो है जनसंख्या स्थिर बनी रहती है लगभग। लेकिन अब तो इंडिया की TFR तो और कम हो गई है, 2.0 तक पहुंच चुकी, क्योंकि हमारे तो अब एक्चुअल में हो गया है घरों में। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है? बताइए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग विधि या प्रति व्यक्ति विवाह? क्या यार, ये मेरे से गड़बड़ हो जाती है डेली। यहाँ तक हम ठीक थे ना, TFR हमने देख लिया था ना, 2.1 होता है और 2 अब हो चुका है। बाकी ये ऑस्कर लुईस वाला गरीबी की संस्कृति वाला हमने कर लिया, जीवन प्रत्याशा वाला कर लिया, ये तीनों का, है ना। LEEP, HEL, ये तो गरीबी से संबंधित है। ये आपका HDI से है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, तीनों आई थिंक कर लिए थे ना। एक्चुअली वो पॉज हो गया था ना, फिर मेरे को लगता है कि यार क्या किया है कि नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए, प्रति व्यक्ति नहीं प्रति परिवार है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। तो इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 है, बताइए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा वाला, कि हाँ जी 60-40 है। और आयुष्मान भारत योजना में कितना रुपया इस बार दिया गया है बजट में, उस तरीके की चीज़ें फिर से देखो, क्योंकि फिर रिपीट मार सकता है। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2024 तक। अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश ने भी तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है बताओ।
मानव गरीबी सूचकांक आ गया ना, HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी मतलब MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रस्तावित कर दिया गया, क्योंकि अब MPI में आते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, हेल्थ 3 बड़े वर्ड होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, है ना। तो किस वर्ष स्थापित किया गया था ये बताओ। तो ये किया गया था आपका MPI जो लेके आया गया था, ये था 2010 में, ठीक है ना। ये आपका लेके आया गया 2010 में। चलिए, विकास अन्वीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वीक्षण करता है, निम्न में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है, बताइए किस कार्यालय के अंतर्गत आएगा ये। तो ये आएगा आपका नीति आयोग के, है ना, ये आएगा आपका नीति आयोग के। अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि दूसरा है कारण, क्योंकि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की समस्या नहीं है। बताओ सही है या गलत है। तो इसका जो है आंसर आप देखोगे तो अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो अहमदाबाद नहीं है, इसका है आपका मुंबई। तो जब मुंबई हो जाएगा तो आंसर क्या बनेगा आपका बन जाएगा A गलत और R सही। भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, ये बात सही है, बट ये है कि सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र तो आपका मुंबई है। कोलकाता में बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज 2020 में बांग्लादेश में निम्न किस स्थान पर, देखो हम ना बताएंगे इसको क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है यार, करंट अफेयर्स का है। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है, कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसको हमने बता दिया, अगर रैंक पूछ लेता तो हम बिल्कुल काट के फेंक देते, ठीक है ना। चलिए, अच्छा ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कौन सी डेट कब है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी 1975 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो हुआ था वो 1982 में हुआ है ना। और किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब हुई है, किसान क्रेडिट कार्ड 1992। और आगे क्या है, आरआरबी की स्थापना कब हुई बताओ। तो ये मुझे क्या लग रहा है कि एकदम उल्टा सीधा मार रखा है इन्होंने, बेवकूफ़ हमारे टाइपराइटर। नाबार्ड की जो स्थापना हुई है आपकी वो हुई है 1982 में। ये इधर जो मारोगे, जब आपने यहीं लिखना था तो यहाँ लिखो, 1982 में हुई है नाबार्ड की स्थापना। स्वयं सहायता समूह का जो बैंक लिंकेज कार्यक्रम है ये आपका 1992 का है ना। और किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्थापना हुई है वो आपकी 1998 में हुई है। कब, 1998 में। और आरआरबी की जो स्थापना रही है वो रही है आपकी 1975 में। कब, 1975। अब बताइए कौन सा इसका ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा। तो इसका आंसर जा रहा है 4 1 2 3। कौन सा, 4 1 2 3, ये वाला आंसर सही आ रहा है। इनकी डेट याद रख लो, नाबार्ड 1982, स्वयं सहायता बैंक लिंकेज 1992, किसान क्रेडिट स्थापना 1998 और ये 1975, ठीक है ना। दिखाई नहीं दे रहा है तो मिटा दो इसको, वो सही से लिख लो, ठीक है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य के विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा कीजिए, उनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था। तो बताइए इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था उस समय। तो बताइए कौन सा नहीं था। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण था, पर्यावरण प्रदूषण था, जनसामान्य विस्थापन पुनर्वास था, राजनीति और विकास से कोई लेना देना उस समय इस चीज़ से नहीं था, है ना। उस समय जो है वैश्विक तापन, पर्यावरण प्रदूषण, संपूर्ण विकास, इस पर बात कर रही थी। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। यह प्रतिवेदन कौन सा था। तो ये था अवर कॉमन फ्यूचर, है ना, अवर कॉमन फ्यूचर। क्योंकि आपको मालूम है वर्ष 1927 में इस नाम से रिपोर्ट जारी हुई थी, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं उसको, ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। वर्ष 1962 में एक बुक लिखी गई थी साइलेंट स्प्रिंग, जिसे विश्व में पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली थी। तो इस साइलेंट स्प्रिंग के राइटर का नाम क्या है। तो यह है रेचल कार्सन, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। अभी तक तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना ही आता था आंसर में, अब उसने बोला कौन सा नहीं है, 3 और जोड़ दिए उन्होंने, एक नहीं होगा इसमें। अगर जनसंख्या की वृद्धि हो जाए
तो वन्य प्राणियों का विलुप्त कैसे हो जाएगा बताओ? ये तो वृद्धि हो ही रही है, तो उल्टा बोल रहा है ना, तो यही नहीं है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 जारी की गई, उसमें निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है? भारत विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% रखता है। भारत में लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। बताइए कौन सा आंसर? तो इसका आंसर ये दोनों सही है भाई, क्योंकि भारत में विश्व की कुल आबादी का ना 70% तो भारत में ही है। भारत में लगभग 30% जो बाघ हैं वो बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। ये दोनों पॉइंट एकदम सही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्न में से किस पृथ्वी क्या जुलाई 2020 के अगर आ रहे हैं तो ये पेपर भी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आगे तुम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और देखते रहना। सुपोषण यूट्रोफिकेशन पे क्वेश्चन देखा था आपने, यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सी है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व की संवर्धन की घटना है, बिल्कुल, दोनों सही है ना। यूट्रोफिकेशन पढ़ लेना, पर्यावरण एनवायरमेंट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़ो। निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार लगाइए, तो आपको डेट पता ही है। प्रोजेक्ट टाइगर 1993, प्रोजेक्ट हाथी आपको 1992, वन्यजीव प्रसंरक्षण WLPA वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये आपको यहाँ दे रखा है, आंसर आप मैच कर देना। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना क्या कहलाता है? बताओ। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से अगर कोई चक्र गुजरता है तो उसको कौन सा चक्र बोलते हैं? तो जो पोषण चक्र होता है उस पोषण चक्र को हम जैव भू रसायन चक्र भी कहते हैं। तो इसका आंसर आपका ए आंसर बैठेगा, है ना। चलिए, हरित गृह प्रभाव, तुम कहाँ से लौट आए दोबारा से? तुम फेवरेट क्वेश्चन हो भाई, यूपीपीसीएस के तो फेवरेट ही हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट का अभाव हो जाए, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर ना हो तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका यहाँ भू सतह का तापमान। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आप शियर। क्या कहते हैं? शियर। शियर क्या है? ये क्या है? किसी पर्यावरण में वनस्पति समुदाय संरचना एवं संगठन की दृष्टि से नग्न धरातल पर और मृदा में जो है साधारण रूप से प्रौढ़ावस्था के आने तक जटिल बहुरूपों के रूप में विकसित हो जाते हैं, है ना। तो सक्सेशनल डेवलपमेंट बोल सकते हैं इस अनुक्रम के विकास को, है ना। तो जो प्राइमरी क्रमक होता है उसी को शेयर बोलते हैं, ये शेयर। इसको इंग्लिश में अगर लिख के देखोगे तो आप ऐसे लिखोगे SERE, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फिर आ गया ग्रीन हाउस गैस, फेवरेट क्वेश्चन है, क्या करें। ये तीनों आपको दिख रही है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है जो NO है, बताइए फिर कौन सी है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है? तो बाकी तीन तो है ही हैं, जो भी हैं ग्रीन हाउस गैस आपको याद होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए, बार बार पूछ लेता है उठा पटक करके इधर से उधर। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं हो सकता? बताइए कौन सा अंश नहीं? तो आप जानते हो कि पर्यावरण को अगर आप कर रहे हो डिफाइन, तो पर्यावरण आपका क्या है? पर्यावरण से मतलब ही है जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के बना है ना। तो उसको अगर वर्गीकृत किया गया है तो इसको छोड़ दिया गया परिचालन को। बाकी आप भौतिक पर्यावरण के रूप में देख सकते हो उसे, है ना, जिसमें आप वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल को रखते हो, वायु, भूमि, मृदा आदि के साथ, है ना। जैविक पर्यावरण में रख सकते हो, ये जैविक की जो पर्यावरण है ना, इसके अंदर वनस्पति हैं, जीव, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे, तो जैविक पर्यावरण भी बोल सकते हो। सांस्कृतिक पर्यावरण बोल सकते हो, तो ये है, ये है, ये है ना। सांस्कृतिक पर्यावरण में आप क्या रखोगे? समाज है, आर्थिक तंत्र है, राजतंत्र है, ये सांस्कृतिक पर्यावरण है। परिचालन पर्यावरण नहीं है, 3 वर्ड तो हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का समर्थन सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा है ये किसने दी थी, मतलब, है ना। तो ये है आपका बेनेट द्वारा। किसके द्वारा? बेनेट। अब वही फिर से, ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव अगर होगा? क्या समुद्र जल का तल बढ़ जाएगा? क्या हिमनदी का पिघल जाएगा? बीमारियां फैलेंगी? या प्रवाल भित्ति का विरंजन होगा? क्या होगा बताओ? ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, तो ये चारों ही प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 87 वाला क्वेश्चन।
ये क्रम से लगाना है, अब यहाँ क्रम से लगाना है, ऊपर वाले का गलत क्रम दिया था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 तो मैं बात है। ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई थी? 1987, ऊपर देख चुके हैं अभी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? द लिमिट टू ग्रोथ आपको मालूम है 1972 की है। तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? जब 1972 आपको दिख रही है सबसे पहले तो यही थी, फिर तो कौन सा होना चाहिए? सी ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। तो कौन सा आएगा? 4 2 3 1 या ये ऑप्शन? ये तो 4 2 3 1 है ना, क्योंकि द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन आपका 1972 का है, तो डेट सबकी अलग अलग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपका 1989 का है ना, और ब्रेटलैंड 1987 और रियो 1992। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, रेंगमा, ओंजे, सोमपेन। रेंगमा कहाँ की है बताओ, क्योंकि यही नहीं है, और ये आप बताओगे ये कहाँ की है। बाकी हालचू, ओंजे, सैम्पन अंडमान निकोबार द्वीप की जनजातियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी नहीं है? कौन सी एक ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये है आपकी ट्रांस हिमालय नदी सतलज नदी। बाकी झेलम, गंगा, रावी ये ट्रांस हिमालय नदी नहीं है। तो जो ट्रांस हिमालय बोलते हैं ना, वो ट्रांस हिमालय नदियाँ वो हैं जो मतलब आपका जो हिमालय निर्माण हुआ था ना, तो हिमालय निर्माण के पहले भी बहती थी, और अपनी धाराओं की जो दिशा में ना उत्थित स्थल जैसे पर्वतों को काट करके गॉर्ज बनाया उन्होंने, महाखंड बनाए, प्रभावित होने लगी, तो इनको पूर्ववर्ती नदियाँ भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय नदियों को पूर्ववर्ती नदियाँ भी बोला जाता है। तो उनमें आपकी सतलज तो है ही है, ये ऑप्शन तो इसमें है ही है। आपकी सिंधु और ब्रह्मपुत्र वो नदियाँ भी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। बाकी ये झेलम, गंगा, रावी ये ट्रांस हिमालय नदियाँ नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इनमें से। तो जनजाति ये आपने पहले भी दे रखी है, ऐसा नहीं है कि एकदम अजूबा आ गया तुम्हारे सामने। मोहे अंग लगा ले, अंगामी नागालैंड, ठीक है। ब्रहोर झारखंड, सही है। खस अरुणाचल प्रदेश, टोडा तमिलनाडु, बात तो सही है भाई एकदम। तो क्या खस अरुणाचल प्रदेश है? क्योंकि एक को तो नहीं बताना था, तो जब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, खस रह गया, तो खस को खसका दो। कहाँ? यूके में। हाँ जी, यूके में। यूके आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके उत्तराखंड है, ठीक है। खस जनजाति। अब एक तरफ झील दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्टेट दे रखे हैं, कौन सी झील कहाँ पाई जाती है। कोई भी एक झील आपने पहले पढ़ रखी हो जो अच्छे से याद हो, तो आपको लोकटक तो याद ही होगी भाई। लोकटक, मणिपुर, सीका 3 और आंसर पे आप पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने 2 आंसर काट दिए अब, ठीक है ना। साला झील आपको मालूम है कहाँ पर है। बड़खल झील आपको पता है हरियाणा में है, तो बी का 2 जाओगे, और बी का 2 आपको कहाँ मिलेगा? ये रहा। आंसर पे आप पहुंच चुके हो। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, सब कुछ मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं सबका। तो आंसर सीधा सीधा है, याद कर लेना। साला झील अरुणाचल, बड़खल हरियाणा, लोकटक मणिपुर, कालीवेली तमिलनाडु। निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है इनमें से आपको बतानी है कौन सी नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अरावली तो सबसे पुरानी है, आपको याद ही है। हिमाद्री श्रेणी आपकी सबसे नवीनतम श्रेणी है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। कुछ उद्यानों के नाम दे रखे हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं, और इधर स्टेट दे रखा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। इंद्रावती, मोल्लेम, कलेसर, बेतवा। तो ये बेतवा नहीं है, ये बेतला है। हाँ था उसमें बेतवा लिखा हुआ, लेकिन ये बेतला होना चाहिए। तो बेतला होगा तो झारखंड से मिल जाएगा। इंद्रावती आपको मालूम है छत्तीसगढ़ से है। कलेसर आपको पता है, कलेसर हो, मानेसर हो, थानेसर हो, ये सर जो होते हैं ना हरियाणा में पहुंच जाते हैं, तो ये हरियाणा से मिल जाएगा। मोल्लेम आपका जो है कहाँ है? गोवा में। तो सारे मिल जाने, आप देख लेना आप, है ना। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ये पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो खनिजों के नाम दे रखे हैं, कौन सा खनिज कौन से शहर में पाया जाता है ये दे रखा है। तो चित्रदुर्ग आपको मालूम है कर्नाटक में है, बेल्लारी भी आपको मालूम है कर्नाटक में, और इन दोनों जगह पर क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। क्या पाया जाता है? लोहा। चित्रा बेलन ला लोहा तोड़ना है, चित्रा बेलन ला लोहा तोड़ना है। तो चित्रा का और बेलन लाने का दोनों का संबंध हमने लोहे से कर दिया। चित्रदुर्ग, बेल्लारी, लौह अयस्क, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज का भीलवाड़ा में है क्या? तो मैग्नीज ना तो भीलवाड़ा में है, तांबा आपका चित्रदुर्ग में नहीं है, बॉक्साइड आपका कटनी में है, ये बात सत्य है। तो इसका मतलब 2 और 4 आपका आंसर सही जा रहा है ना। कटनी आपका मध्य प्रदेश में है ना, तो वही मिलेगा। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, किन के बीच में है?
तो कश्मीर घाटी आपको पता है कि पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है ना। चलिए, तो बाकी आपने श्रेणी और पढ़ी होंगी, जम्मू कश्मीर, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी। नदियों के नाम दे रखे, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। तो ये कह रहा है यमुना नदी की निम्न सहायक नदियों पे पश्चिम से पूर्व को लगाना है। मतलब ऐसे अगर आप देखते हो तो वेस्ट इधर है आपका, तो ऐसे करके आपको इधर जाना है, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो बताइए कौन सी नदी इधर से इधर जाएगी। तो आपको मालूम है चंबल आती है पहले, चंबल, उसके बाद सिंध, उसके बाद बेतवा, फिर आएगी केन। तो मतलब 4 3 1 2, 4 3 1 2, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, बाकी आप यहाँ पहुँचोगे ही आप, ठीक है ना। तो मिलाइए, क्या कजाकिस्तान कराकांडा ये लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है इधर ये, और ये देश के नाम दे रखे हैं इधर। कजाकिस्तान में काराकांडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है क्या? बात सत्य पूछ रहा है कि सत्य कौन सा नहीं है। तो ये तो सत्य है, काराकांडा जो लौह खनिज उत्पादक है वो कजाकिस्तान में। यूक्रेन में किरवोई राग है, याद कर लेना इनको ढंग से। और जर्मनी में नॉर्मैंडी है। देखो नॉर्मैंडी जर्मनी में नहीं है, पहली बात तो ये, पहले भी आ रखा है, ये फ्रांस में है ना। नॉर्मैंडी कहाँ है? फ्रांस में। तो यही गलत हो गया, हमें तो गलत ही चाहिए था। और बाकी जो और दे रखे हैं फ्रांस के पायरेनीज, ये भी सत्य है। तो 3 सत्य हैं, इसमें एक गलत है, वो हमने ढूंढ लिया है ना। बाकी को आप रट लेना, याद कर लेना, फिर से मिल जाएंगे आपको। निम्न विश्व के निम्न प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित किया गया? तो खट्टे रसीले फल मिलते हैं आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो ये तो दोनों ही एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं। हालांकि एक ऑप्शन था भूमध्य सागरीय नहीं था, दूसरा था भूमध्य रेखी। ये तो टाइपराइटर की गलती है, उसको लगता होगा दोनों ही भूमध्य सागरीय कर दो, बच्चों को आसानी हो जाएगी। तो एक को भूमध्य रेख था, भूमध्य रेख नहीं, आंसर आएगा आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, चलिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दे रखे हैं आपको। चक्रवात आपको पहले से ही पता है। बेगू आपको फिलीपींस नहीं पता, कितनी बार देखा है। विली ऑस्ट्रेलिया आपको नहीं पता है, बताओ। टाइफून आपको नहीं मालूम, चाइनी हरिकेन आपको नहीं पता, यूएसए मिला दो। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्न तटों में से। अब ये कोई देश का नाम नहीं है, अब कह रहा है कौन से तटों पे मिलेगी। तो डार्लिंग श्रृंखला आपको कहाँ मिलेगी बताओ, है ना। तो डार्लिंग श्रृंखला आपको मिलेगी दक्षिण पश्चिमी तट पर। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ मिलेगी? दक्षिण पश्चिमी तट पर। ठीक है, कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? सागर वाइज भी आप धाराओं को याद कर लो। एटलस अगर आप देखते हो, मैप वगैरह देखा करो डेली, है ना। 20-25 मिनट आप डेली अगर देखोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और धारा वगैरह उसमें बड़ा अच्छे से दे रखा है। तो हिंद महासागर की इसमें कौन सी धारा है? अग्लुवास धारा। कौन सी? अग्लुवास। ये 2 धाराओं से मिलकर के बनती है, एक मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा। उससे मिलकर के ही ये संयुक्त धारा बनती है, अग्लुवास धारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरफ निर्जातीय समूह दे रखा है और एक तरफ देश के नाम। क्या तुम्हें इजराइल की यहूदी जनजाति पता नहीं है? यहूदियों का एक ही तो देश है इजराइल। तो ए का 4 जैसे आंसर मिलाओगे आप कम से कम आधी लड़ाई जीत चुके हो उस क्वेश्चन की। बाकी आपने थोड़ा सा भी मिला दिया लुर इर। तो लुर का रा बच रहा था, मैंने ईरान पर टांग दिया रख करके। तो लुर का ईरान, डी का 2। तो जैसे ही डी का 2 मिला है, आंसर हमारा मिल चुका था। बाकी और भी देख लो, ऐसा नहीं है कि और नहीं देखना है हमको, है ना। टेढ़ा आपका मिलेगा लीबिया से। कौन सा? टेढ़ा आपका मिलेगा लीबिया से। बेजा आपका मिलेगा मिस्र से। लेकिन याद कर लो इनको, है ना। कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है। एक तरफ देश दे रखे हैं, दूसरी तरफ राजधानी। अब इससे यही समझ में आ रहा है तुम्हें क्वेश्चन देख करके कि अच्छा कैपिटल भी पूछ लेता है देशों की, तो वो भी याद कर लो, है ना। निर्जाति समूह पूछ रहा है तो वो भी याद कर लो। वो लूसेंट से देख लो आप, एक जगह इकट्ठे करके रख रखे हैं उन्होंने। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, कैप वर्डे। किसकी राजधानी? कैप वर्डे की राजधानी बमाको नहीं है मेरे भाई, कैप वर्डे की प्रेया है। तो यही गलत हो गया, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, अल्जीरिया की अल्जीरियस है, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है, मोरक्को की रबात है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मासोरबर्ग, उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्न में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो वो है आपका मैग्नीज का, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी खदान ऐसी हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं, है ना। किम्बरले की खदान मिलेगी तो वो डायमंड सिटी के नाम से जानी जाती है, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो, है ना। ट्रांसवाल क्षेत्र मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में आपको, वो सोना उत्पादन के लिए फेमस है। जोहान्सबर्ग सिटी मिलेगी, उसको स्वर्ण नगर बोलते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है।
पूछ लेता है इधर से उधर। पर्वत दे रखे हैं और देशों के नाम दे रखे हैं। पायरेनीज अभी आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, अगर आपने किया होगा तो। कभी कभी पूरा पेपर सॉल्व करने पर आपको 2-3 क्वेश्चन एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई दे जाते हैं, तो वहाँ से एक दूसरे से सॉल्व भी हो जाते हैं। तो पायरेनीज जैसे ऊपर देखा था सही था, तो फ्रांस और स्पेन, फ्रांस में था वहाँ मिला हुआ, तो डी का 1 से तो मिल जाएगा। डी का 1 से मिला तो 50% काम तो अपना हो गया। बाकी और देखो, किलिमंजारो कैसे याद नहीं है तुमको, कितनी बार आया हुआ प्रीवियस में किलिमंजारो, तो तंजानिया। बी का 3 से मिला दो, बी का 3 से जैसे मिलाओगे आंसर पे आप पहुंच जाओगे। एटलस आप मोरक्को पे मिलाओगे, फिर आपको चिम्बेराजो, चिम्बू को राजी करो भाई साहब इक्वाडोर में ले जा करके, तो सी का 2 मिला दोगे, आंसर आपका मिल जाना है। ठीक है। मलेशिया में किंटा घाटी, जैसे ही किंटा आया टा को मैंने मिला करके पूरा कर दिया टिन, किंटा टिन, टन टनाटन टन टन टारा, तो किंटा टिन। तो किंटा टिन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? टिन उत्पादन के लिए। और ये कहाँ पर है? मलेशिया में। ठीक है ना। निम्न में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? अब देख लो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से टिपिकल तो हो जाते हैं क्योंकि काफ़ी सारे देशों के नाम हो जाते हैं याद करने के लिए, है ना। तो एक क्वेश्चन लगभग कभी ना कभी पूछ ही लेता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार पूछा, इस क्वेश्चन को पूछा है। तो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती हैं, कौन सी है? तो 3 और 4, भूमध्य रेखा की नहीं, और मवांडा नहीं है, ये रवांडा है। बताओ यार, नाम गड़बड़ कर देते हो तुम। ठीक है ना। तो ये 3 चरनी है, दोनों को काटती है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश भी, है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा से भी गुजरने वाले देश, वो भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये 4 जैसे दे रखे हैं आपको, तो राष्ट्रीय चंबल जो अभयारण्य है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताओ इसमें से आप किस राज्य का नहीं। तो राष्ट्रीय चंबल आपका जो है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, हरियाणा का हिस्सा नहीं है, इनका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आजकल ना यूपीपीसीएस पर ना यूपीएससी का बहुत फ़र्क है, यूपीएससी से बड़ा प्रभावित है, कॉपी करता है उसको, ये इसके क्वेश्चन भी जो है प्रभावित होते जा रहे हैं। जब तो लगता है ना टफ से टफ होता जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी फॉर्मेट को अपना रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, अभी करंट में बताओ कितने शहर हैं यूपी कि स्मार्ट सिटी से कितने शहर हैं उत्तर प्रदेश के? ठीक है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख के नगर बने थे? अब ये थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन, ये हम करंट का कह करके नहीं हटाएंगे, क्योंकि कानपुर बन गया था 10 लाख ये नगर 1971 में, और लखनऊ बना था आपका 1981 में। इसके लिए आंसर सी हो सकता। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्न नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? है ये करंट का क्वेश्चन, मैं काट दूंगा इसको, लेकिन आंसर चलो प्रयागराज है, क्योंकि जुलाई 2020 का पूछ लिया। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद शहर सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था भाई? तो ये क्वेश्चन आपका दोबारा नहीं पूछेगा, 2018 का है, 2020 में पूछ लिया था, चलो 2 साल पुराना भी ले लिया, अभी हो गया चर्चा में, लेकिन फिर भी इसका कोई औचित्य यहाँ नहीं बैठता है ना। तो ये फिर जून 2020 का करंट आ गया, हम नहीं उठाएंगे इसको। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्न स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो बताइए, बायोटेक्नोलॉजी वाला लखनऊ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बताइए कब प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर आपका 2019 होगा। गड़बड़ कोई भी आंसर अगर दिया गया है तो उसका आप करेक्शन जरूर बताएं, है ना, और कमेंट किया करें। कमेंट करने से अपना क्वेश्चन याद होते हैं खुद से, है ना। अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो नीति आयोग की है ये आपकी, है ना। समन्वित बाल विकास परियोजना, ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए लगा मुझे कि इतना पुराना क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कोई पहली बार पूछ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। तुम कहोगे नहीं ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये पूछा हुआ है। अलग से ऑप्शन देता ना 1 2 3 4 5 और उनको मिलाने के देता है, वहाँ दे रखा है इसको, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है स्टार्ट करने का वो 1975 है ना, ये 1975 में आया था, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? अब इसको ऐसे पूछ लिया इसने, है ना। तो जितनी भी योजनाएं आप पढ़ रहे हो ना पुरानी वाली, पीएम वय वंदना योजना, पीएम जन आरोग्य योजना या स्वच्छ भारत मिशन, उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट है उसको ढंग से देख लो। इस तरीके से क्वेश्चन भी ये बना देता है। ये योजना आपकी 1975 की है, उसने पूछा इसमें कौन सा कंपोनेंट शामिल नहीं था, तो परिवार नियोजन उसमें शामिल नहीं था। ठीक है ना।
सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना किसने दी थी? तो मार्जिनल मैन, सीमांत, सीमा का अंत हो गया कहाँ? बॉर्डर पे, रॉबर्ट ई पार्क में ही हो गया भाई साहब। रॉबर्ट ई पार्क इनका है, सीमांत व्यक्ति की जो संकल्पना है रॉबर्ट ई पार्क ने दी थी। ठीक है, एक समाजशास्त्री अवधारणा है। भारत में अगस्त 2020 में, अब जुलाई के पूछ लिए करेंट है ना, तो 2020 के पूछ रहे हो तुम यार, जुलाई 2020 करेंट, जुलाई 2020 करेंट हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ये भी इंडिया समिट आइडिया 2020 करंट का है। करंट का क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है, चलो रोक देते हैं यहीं पर, लगभग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो 2020 तक पेपर हो गए, 21, 22, 23 के 3 साल के और बचे हैं, उनको भी डेली कराएंगे, ऐसे ही ख़त्म करा लेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश पड़ रही है बाहर। ओके।